हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग के सामने आज की डेट में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेकर के आया हूं। और बाकी आज की जो क्लास है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में होने वाली है। ठीक है ना। बाकी कल मैंने आपको आपका पावर पॉइंट पूरा क्लोज कर दिया और मैंने उसकी 2 क्लासेज ली हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड नाम है ना। तो वो क्लासेज आपकी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप चाह करके उनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती, कोई समस्याएं आती तो आप मुझे कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। तो बाकी हम आज स्टार्ट करते हैं आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ठीक है ना। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है ना। पहले तो हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, जो कि मैंने आपको फर्स्टली पहले भी बता चुका हूं। ठीक है ना। कंप्यूटर हमारा मूलतः एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जो हमारा क्या करता है कि स्वयं कार्य नहीं करती है। मतलब जो हमारी कंप्यूटर होता है मूलतः एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो स्वयं कार्य नहीं करता है। इसे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है ना। कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, उसमें ही हमारा आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है। ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित डेटा को क्या करता है, एक संग्रह होता है। ठीक है ना। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो हमारा होता है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित डेटा का एक संग्रह होता है, जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए बताता है कि कौन कौन से हमें निर्देश देना है। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है, ये हमारी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। आप देखते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों, डेटा या निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को काम करने में मदद करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया आदि। कहने का मतलब है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वह प्रोग्राम और डेटा को निर्देश देता है और उनको ये बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। ठीक है ना। और ये हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है एंड उपयोगकर्ता को काम करने में मदद करता है। जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको काम करने में मदद करता है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड आपने देखा होगा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी सॉफ्टवेयर के प्रकार। अब सॉफ्टवेयर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका हो गया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम बारी बारी से सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को हार्डवेयर नियंत्रित करता है। मतलब कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। और ये उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है कि उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों को संभालता है, जैसे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट होगा और फाइल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है ना। इनके उदाहरण हैं, पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हमारा विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया एंड लिनक्स हो गया। ओएस आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स और फर्मवेयर होता है। कभी कभी आपसे उदाहरण पूछ सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में से कौन सा है, तो अगर ऑप्शन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका डिवाइस ड्राइवर दिया तो डिवाइस ड्राइवर, या फर्मवेयर दिया है फर्मवेयर। अगर विंडोज एमएसी ओएस एंड लिनक्स भी दिया है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये रहा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ हमारे पास और भी चीजें होती हैं, जैसे हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा अनुवादक एंड असेंबलर, उसके साथ साथ कंपाइलर होता है एंड इंटरप्रेटर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको सबसे पहले ही क्लास में बता चुका हूं। इससे पहले जो मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उससे पहले 2 क्लास हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैंने वहां पे आपको मेंशन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। मतलब जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और जो उपयोगकर्ता होता है, इनके लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, छूने हम क्या करते हैं, कीबोर्ड को छू करके कीज को टैप करते, तब जाकर के हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। यह कंप्यूटर के संसाधनों को मैनेज करता है, जैसे मेमोरी, प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज हो गया, और उपयोगकर्ताओं का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ऐसा करते ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले ही पता था, बट लेकिन आज मैंने आपको मेंशन कर दिया दोबारा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। पहला आपका विंडोज हो गया, दूसरा आपका मैक ओएस हो गया, तीसरा आपका लिनक्स हो गया, फोर्थ आपका एंड्रॉइड हो गया एंड फिफ्थ आपका आईओएस हो गया, ठीक है ना। तो एग्जांपल जो है ये आपको बेसिकली याद रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका डिवाइस ड्राइवर। हमने आपको पहले बताया था कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके अंतर्गत कुछ हमारे और भी टूल्स आते हैं। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया, अब हम आपको बताते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है, ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी युक्ति को, ऑपरेशन को समझाता है। मतलब जो हमारा डिवाइस ड्राइवर हो, किसी प्रकार की युक्ति होती है, डिवाइस होती है, उसके ऑपरेशन को समझाता है। जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होते हैं, सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। मतलब जो हमारा डिवाइस ड्राइवर है, ये किसी उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ता और युक्ति के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करते हैं। हम किसी भी प्रकार की डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चीजें होती जो हमें जाननी जरूरी होती है। एक हमारा प्रिंटर हो गया, दूसरा हमारा माउस हो गया, मॉनिटर हो गया या कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। मतलब जो हमारा प्रिंटर होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है, इसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डवेयर डिवाइसों के साथ संवाद करने में मदद करता है। मतलब जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है, वह एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डवेयर डिवाइसों के साथ संवाद से आपको समझ में आ रहा है, वार्तालाप करने में मदद करता है, यानी उनसे जो है अटैच होने में मदद करता है, ठीक है ना। ये हार्डवेयर डिवाइसों को नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है, ये क्या करता है, ये हार्डवेयर डिवाइसों को नियंत्रित करता है, यानी नियंत्रण में लाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। डिवाइस ड्राइवर की भी हमारे पास कुछ उदाहरण है। पहला आपका प्रिंटर ड्राइवर हो गया, दूसरा आपका ग्राफिक कार्ड ड्राइवर हो गया, तीसरा आपका साउंड कार्ड ड्राइवर हो गया, फोर्थ आपका नेटवर्क कार्ड ड्राइवर हो गया। तो ये चीजें थी हमारी डिवाइस ड्राइवर के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपका नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पहले ही बताया सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड जो था वो था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। जो हमारा वास्तविक कार्य होता है उसको करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे क्या होता है कि हम कार्यालय के कर्मचारियों की वेतन, ठीक है ना, जो हमारा कार्यालय में जब हम जो कर्मचारी होते हैं या मतलब हम कहीं भी जॉब करते हैं, तो उनका जो वेतन होता है उसकी गणना करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है।
जैसे लेन देन करने के लिए, खातों का हिसाब किताब रखने के लिए, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट छापने के लिए। ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आशा करता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आया गया होगा कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम कहीं भी वर्क करते हैं तो हमारा जो सैलरी होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है ना। हिसाब किताब रखना या हमारा रिपोर्ट छापना हो गया, या हमारा जो होगा क्या कहते हैं वेतन की गणना करने के लिए, सारी चीजें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जान लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करता है। विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करता है यानी कि मैंने आपको बताया था वेतन हो गया या हिसाब किताब या किसी और भी चीजों को जानने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और उपयोगकर्ता को विभिन्न कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके भी कुछ उदाहरण हैं। पहला आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है। ठीक है ना। हम वर्ड पे भी वर्क कर सकते हैं, एक्सेल पे हम शीट बना सकते हैं, पावर पॉइंट पे भी वर्क कर सकते हैं। दूसरा फोटोशॉप हो गया यानी इमेज एडिटिंग करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्काइप यानी वीडियो कॉलिंग के लिए भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। गूगल क्रोम हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, इन सब के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है ना। आपको उदाहरण से ही समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक्सेल लिखा हुआ है, उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं? वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है ना। हम एक्सेल पे भी सीट बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की सीटें बनाते हैं। जैसे कॉलेज हो गया तो हम वहां पे बच्चे फीस जमा करते हैं तो उसका हम अलग से एक्सेल बनाते हैं। ठीक है ना। पावर पॉइंट पे भी हम वर्क कर सकते हैं। फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग, अब हमको इमेज एडिटिंग करने के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्काइप हो गया यानी वीडियो कॉलिंग हो गया। अब हम लोग ऑनलाइन क्लास आपको देते हैं तो वीडियो कॉलिंग कर करके भी दे सकते हैं। ठीक है ना। आप मीटिंग करते हो तो वीडियो कॉलिंग करते हो। ठीक है। जूम ऐप के माध्यम से, बहुत से ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। गूगल क्रोम हो गया, अब इसे वेब ब्राउजर हो गया। गूगल क्रोम के माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं, वेब ब्राउजर के माध्यम से भी हम एप्लीकेशन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है? हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। आशा करता हूं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा है थर्ड पॉइंट, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जो हमने इससे पहले आपको बताई है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है ना। या इसको हम ये कह सकते हैं विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं आपके, जो हमारा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम यूटिलिटी भी कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम्स को कंप्यूटर बनाने, टेस्ट करने और डिबग करने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है इसमें हमारे कुछ लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आपका सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ये सब हमारी कुछ लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है किसके अंतर्गत? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि मतलब हमारे पास जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कार्यों को सरल बनाने में मदद करता है। उसमें अशुद्धियां होगी तो उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है, या विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। एक आपका होगा कंपाइलर्स जिसमें है GCC एंड क्लाइंट। दूसरा है आपका इंटरप्रेटर्स जिसमें हम पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में जान सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स हो गया यानी नोटपैड डबल प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है IDES विजुअल स्टूडियो इक्लिप्स।
ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपके उदाहरण में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये देख कर करके अपना आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उदाहरण से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मौलिक समस्याएं तथा उनका समाधान। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कुछ हमारे पास कुछ समस्याएं भी होती हैं, तो उनको हम जानते हैं बारी बारी से। कहने का मतलब जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ समस्याएं हमारी बेहद आसान होती है और कुछ होती है हमारी जटिल, ठीक है ना। अगर जटिल होंगी तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, या अगर साधारण होती है तो उसमें हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं, तो वो हम स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि आसान समस्याओं का समाधान यूजर स्वयं का भी कर सकता है, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग करते समय प्रत्येक यूजर को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ समस्याएं जटिल तथा कुछ बेहद आसान होती हैं। जटिल समस्याओं के समाधान के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जबकि आसान समस्याओं का समाधान यूजर स्वयं भी कर सकता है। अब कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर स्टार्ट ना होना, ठीक है ना, कंप्यूटर का स्टार्ट ना होना, मॉनिटर पर कुछ प्रदर्शित ना होना। भाई वाजिब सी बात है, कंप्यूटर चला रहे मॉनिटर पे आपको कुछ प्रदर्शित नहीं हो रहा तो कुछ समस्याएं होंगी। या कंप्यूटर स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट नहीं हो तो कुछ समस्याएं जटिल ही हो गई। फिर कंप्यूटर का धीमा होना, यानी कि हम वर्क कर रहे हैं लेकिन बहुत ही धीमी गति से वर्क हो रहा है। फिर किसी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन के बाद भी ना चलना, मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि इंस्टॉल होने के बावजूद भी नहीं चलता है, ठीक है ना। अब नंबर 5 हो गया प्रिंटर में समस्या। क्या होता है कि भाई प्रिंट हम करते हैं लेकिन क्या होता है प्रिंट नहीं लेता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसी की वजह से। फिर है कंप्यूटर का बिना किसी चेतावनी के बंद हो जाना, मतलब कंप्यूटर के मतलब हम क्या कहते हैं कि सिस्टम पे हम बैठे हैं, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि कंप्यूटर बंद हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मौलिक समस्याएं तथा उनका समाधान होता है, ठीक है ना। चलिए बारी बारी से हम जानते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर का स्टार्ट ना होना कई कारणों से हो सकता है। यहां कुछ आम कारण समाधान है, ठीक है ना। पहला है पावर सप्लाई समस्या। क्या होता है कि पावर अगर हमारे सप्लाई नहीं हो पा रही है तो क्या होगा कि हमको क्या करना, पावर कार्ड चेक करें और पावर बटन चेक करें, मतलब हमें पावर बटन चेक करना होगा और पावर कार्ड चेक करना होगा कि इसलिए क्या दिक्कतें आ रही, जो सप्लाई जो है नहीं पहुंच पा रही, हमारा सिस्टम क्यों नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हार्डवेयर फेलियर है, यानी रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, जीपीयू हो गया, जीपीयू नहीं है सीपीयू होगा, या मदरबोर्ड की समस्या हो सकती है। मतलब हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर जब फेल होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी में कुछ दिक्कत हो गया, सीपीयू में दिक्कत हो, मदरबोर्ड में कोई समस्या होगी जिसकी वजह से हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे बूट ऑर्डर समस्या। अब बूट ऑर्डर समस्या में क्या बायोस समस्या, बायोस सेटिंग जो होगी उसको चेक करें कि बूट में क्या दिक्कतें आ रही हैं, बूटिंग करने में क्या प्रॉब्लम्स आए तो बायोस में कुछ दिक्कत होगी, तो हमको बायोस सेटिंग में जाकर के उसको चेक करना होगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होना, यानी कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होना, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करे लेकिन वो बार बार दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना। फिर हार्ड डिस्क फेलियर होता है, और हार्ड डिस्क फेलियर क्या होता है कि हार्ड डिस्क को चेक करते हैं और रिप्लेस करते हैं कि हार्ड डिस्क में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मौलिक समस्याएं, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें भी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा हो सकता है जो फ्री में मिलता है, ठीक है ना, जो हर कहीं उपलब्ध होता है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उसके डेवलपर जिसने उस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है उसका सोर्स कोड एवं लाइसेंस के साथ सार्वजनिक तौर पर सभी को उस सॉफ्टवेयर को पढ़ने और मॉडिफाई करने में यूज होता है। ठीक है ना। मतलब कहने का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोई शुल्क नहीं देना होता है। हम किसी भी वेबसाइट पे जा करके उसको सर्च कर करके आराम से यूज में ला सकते हैं। ठीक है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, यानी सभी जगह पे उपलब्ध होता है और जिसे कोई भी व्यक्ति देख, संशोधित और वितरित कर सकता है। हम क्रोम पे भी देख सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे देख सकते हैं, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर में भी देख सकते हैं, लिबर ऑफिस में देख, गिट में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। जिसे कोई व्यक्ति देख और संशोधित और वितरित कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर आमतौर पर फ्री में उपलब्ध होते हैं और इनका उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। मतलब हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे तो इनका कोई शुल्क नहीं दे पड़ना पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पे आपका गूगल क्रोम होगा, गूगल पे हम बहुत सी चीजें फ्री में सर्च कर करके देख सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर भी हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। लिबर ऑफिस हो गया, नंबर पर गिट हो गया, गिट में वर्जन कंट्रोल सिस्टम आते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी ओपन सोर्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम क्या होता है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति आराम से चीजों को देख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषताएं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे हमारा ये स्वतंत्र रूप से रन और प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत ही आसानी से चल सकते हैं और आसानी से इनका प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है कि ये प्रोग्राम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सोर्स कोड की उपलब्धता। पहला है सोर्स कोड की उपलब्धता, सोर्स कोड अवेलेबिलिटी। इसका मूल कोड जिसे सॉफ्टवेयर बनता है सबके लिए खुला होता है। मतलब इसमें हम गूगल क्रोम होता है, सारी चीजें हम वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं और दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। मतलब हम अपनी जरूरत के अनुसार इसको बदल भी सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तीसरा सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट। दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर इसमें सुधार करते हैं जिससे नवाचार इनोवेशन बढ़ता है। जिससे नवाचार मतलब जागरूकता बढ़ती है। ठीक है ना। नंबर 4 है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। कोड खुला होने से कोई भी उसकी सुरक्षा और कार्यप्रणाली की जांच कर सकता है जिससे विश्वास बढ़ता है। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी सुरक्षा और कार्यप्रणाली की जांच कर सकते हैं जिससे क्या होता है विश्वास यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 5 लागत कॉस्ट। अक्सर यह उपयोग करने के लिए मुफ्त होता है, मुफ्त में हमको मिलता है, लेकिन कंपनियां इस सपोर्ट या प्रीमियम सुविधाओं से कमा सकती हैं। मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम चीजों को देखने के लिए कुछ समय पेमेंट करना रहता है ना। तो ये सारी चीजें कंपनी क्या करती है कि इसमें लागत लगा देती, कॉस्ट लगा देती कि आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए इतना पे करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए इतना पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने वाली कुछ वेबसाइटें हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइटें हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती हैं। कोई भी एक वेबसाइट डाउनलोड करें, उसमें परिवर्तन करने के बाद उसकी कॉपियां दोबारा वितरित कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट निम्नलिखित हैं। मतलब हमारे पास कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की वेबसाइटें हैं। आप लोग बेटा चाहो तो इसको अपना डाल करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो हम देखते हैं ओपन सोर्स की कौन कौन सी हमारे पास कुछ वेबसाइटें होती हैं। www.sourceforget.net। ठीक है। इसको हम जैसे ही गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे तो हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सपोर्ट करने वाली वेबसाइटें आ जाएंगी। दूसरा www.opensource.org के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। www.openrdf.org। मतलब ये जैसे ही हम वेबसाइटों का यूज करेंगे तो हमारे सिस्टम पे चीजें दिखाई देने पड़ जाएंगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए आपका चैप्टर यहां पे ही क्लोज होता है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बस इतना ही था। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सके नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।